वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। वेलकम बैक। तो पिछले क्लास में, छोटा सा क्लास था पिछला, नहीं, उस क्लास में आपने जो न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट थे थियरी के फॉर्म में, जो कॉन्सेप्ट के थे वो हमने आपको थोड़ा सा बताया था। तो कुड बी कि वो आपको उतना शायद डेप्थ नहीं दे पाए, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ये आपको काफ़ी आसान लगेंगे। आइए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं। ऐसे करके कुछ सैंपल के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और फिर बाद बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स के एक्सरसाइज के लिए आप फिर मॉक टेस्ट में जाएं, वहाँ पे वेब क्लास का मॉक टेस्ट लेकर के वहाँ से आप करें, है ना। तो आइए हम लोग पहले 3 सवाल हम लोग लेते हैं। 3 क्वेश्चंस इस जगह से लेंगे और ये तीनों सवाल आपको है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने चाहिए, है ना। तो आइए इस सवाल को हम यहाँ बनाते हैं, इसको साथ में हम बनाएंगे और आपको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। करेक्ट। आपने 3 सवाल अभी देख रहे होंगे। करेक्ट। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या कहते हैं। इस सवाल के साथ में बहुत कुछ आपको सीखने का मौका और समझने का मौका मिल जाएगा। बहुत सारी थियरी आपकी एक साथ रिवीजन हो जाती है। सबसे पहली बात है कि आपने देखा कि ए ट्रेडर एक्सपेक्ट यूरो डॉलर। तो आप बोलेंगे अरे ये तो एक रेट है, ये तो हमने पहले ही देखा था कि जब भी करेंसी के रेट आते हैं तो वो आपको हमेशा पेयर में मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा इसमें बेस करेंसी क्या है, तो यूरो आपकी बेस करेंसी है, और इसमें कोड करेंसी क्या है, तो ये आपका डॉलर आपका कोड करेंसी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में सोचिए ही मत, कोई दरकार नहीं सोचने का, बेस पकड़ के काम करना है। आपने कहा यूरो हमारा बेस करेंसी है और इसकी वैल्यू 1.08 से बढ़ करके 1.12 होती है। बस इतना समझना है कि जो प्राइस आपको दी जा रही है वो यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जा रही है। हमेशा इस बात को समझना है। बेस करेंसी का इंपॉर्टेंस, जो करेंसी न्यूमरेटर में है उसका इंपॉर्टेंस, बेस करेंसी बता रहा है कि जो आज का दाम 1.08 देख रहे हैं, इस रेशियो की बात कर रहा हूं, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.08 डॉलर, वो बढ़ करके 1.12 हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा बात है, यूरो एप्रिसिएट कर रही है, और यूरो एप्रिसिएट कर रही है तो डॉलर डिप्रिसिएट कर रहा है। और क्या बोलेंगे भाई, यूरो को बाई करते हैं, बात खत्म, और डॉलर को सेल अपने आप हो जाते हैं या सेल कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो हम देखते हैं जिसको बाई करते हैं उसको लॉन्ग लिखते हैं, जिसको सेल करते हैं उसको शॉर्ट लिखते हैं। अब आप बोले साहब यहाँ पे जो आंसर है उस आंसर में तो ये यूरो डॉलर तो है नहीं, कहीं आईएनआर डाल दिया आपने, हर जगह आईएनआर डाल दिया, ये क्या है? तो याद कीजिए लेसन नंबर 1, कैसे आपने क्रॉस करेंसी मैन्युफैक्चर की थी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको यह देखना है कि यूरो बाई करनी है ना। तो देखिए लॉन्ग यूरो कहाँ किया है, लॉन्ग यूरो यहाँ पे भी किया है और लॉन्ग यूरो यहाँ भी किया है। इधर तो ऐसे ही कट गए आपके। लॉन्ग यूरो मतलब यूरो को बाई करना, लॉन्ग करना, बुलिश है, तेजी है, प्रीमियम में है, सारे शब्द का मतलब एक ही है, ये एप्रिसिएट कर रहा है। तो यूरो आपने बाई किया, लॉन्ग किया, तो आपने फिर शॉर्ट करनी थी डॉलर को, तो यहां डॉलर को नहीं शॉर्ट कर पाए, यहां किए हैं, इसलिए आंसर आपका बी हो गया। काम खत्म। इतना सिंपल। जो चीज के एवरीबडी इंटेंड्स टू इन्वेस्ट इन एन एप्रिसिएटिंग एसेट क्लास, यदि किसी एसेट क्लास का दाम बढ़ रहा हो तो उसमें खरीद लीजिए, पैसे बन जाएंगे। यहाँ पे यूरो एक एसेट क्लास है, एक करेंसी है अपने आप में, जिसका दाम बढ़ रहा है, बेस करेंसी से बनानी है सवाल, वो बढ़ रहा है, एप्रिसिएट कर रहा है, लॉन्ग कीजिए, बात हो गया। तो आपने लॉन्ग किया और आपने डॉलर को अपने आप शॉर्ट किया। तो मैन्युफैक्चर करनी है, यहाँ पे क्रॉस करेंसी है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आ गया, और आपने क्या लॉन्ग करनी है, क्या शॉर्ट करनी है, आइडेंटिफाई किया, काम खत्म। इसको ऐसे देखें तो नेक्स्ट सवाल में थोड़ा सा सवाल को बदलाव कर दिया हूं, थोड़ा सा बदलाव। सवाल को पढ़िए। ए करेंसी ट्रेडर मार्केट बिलीव्स दैट डॉलर येन, डॉलर जापानीज येन है ना, डॉलर येन विल मूव फ्रॉम 105 से 108, 105 टू 108 इन नेक्स्ट 1 मंथ। तो आपने कहा ये बात तो ही है कि आपने डॉलर और येन की बात कहे, ये 105 से 108, 105 टू 108 हो रहे हैं। तो डॉलर क्या हुआ, ये तो आपका बेस करेंसी है और ये एप्रिसिएट कर रही है, और ये नजर भी आपको आ रहा है कि एप्रिसिएट करता हुआ नजर आपको आ रहा है। तो इसलिए आपने कहा डॉलर को बाई करना है, डॉलर को बाई करना है तो येन को बेचना है, ये आपको पूरा करना पड़ेगा। ये पूरा करने से कंप्लीट होती है। यदि केवल हम ये बोल दे कि डॉलर को बाई करना है तो फिर सेकेंड करेंसी कौन सी है, ये तो आपने बताया नहीं।
इसलिए ऐसे सवाल में जब ऑप्शन आते हैं तो ध्यान रखना है, केवल लॉन्ग और शॉर्ट ही नहीं करनी है, पूरा पेयर बनाना है। इसलिए जो एक एक जवाब थे ये तो ऐसे ही कट गए आपके। आपने कहा कि डॉलर को लॉन्ग करना है, तो लॉन्ग डॉलर खोजिए आप कहाँ पे है, तो देखिए लॉन्ग डॉलर को यहाँ पे किया है और संग संग शॉर्ट भी किया है, हमने उल्टा लिख दिया है। बस यही चीज़, थोड़ा सा समय लगाना है, कंसंट्रेशन रखनी है, बन गया सवाल का जवाब। नहीं, लॉन्ग करना है, क्यों लॉन्ग कर रहे हैं? बेस प्राइस पे देखिए, हमेशा सवाल बनानी है बेस प्राइस पे। बेस प्राइस एप्रिसिएट कर रहा है, बस लॉन्ग कर दीजिए उसको, अपने आप ये आपका डिप्रिसिएट हो गया, मतलब इसका अपने आप इसको शॉर्ट कर देना है। तो सवाल को हमेशा बेस प्राइस पे लेके जाइएगा। तो आखिरी सवाल में क्या है, इसको समझेंगे तो ये और क्लियरिटी देगी आपको। ए पर्सन सेल्स पॉन्ड आईएनआर, हम लिखते हैं पॉन्ड आईएनआर, पॉन्ड आईएनआर है ना, पॉन्ड आईएनआर, इसको आप बेचते हैं, मतलब कि आप क्या देखा, ओ माय गॉड पॉन्ड डिप्रिसिएट करेगी। यदि आपने देखा कि पॉन्ड डिप्रिसिएट करेगी तभी तो आपने सेल किया था, हाँ बिल्कुल सही बात है। वैसे ही संग संग आप क्या बोलते हैं कि जो यूरो आईएनआर है वो उस केस में अभी की बार यूरो जो है सो बाई करते हैं, मतलब यूरो एप्रिसिएट कर रहा है। तो आपको थोड़ा डायरेक्शन बनाने में सुविधा हो जाएगी। आपने कहा यूरो एप्रिसिएट कर रहा है और डॉलर आपका डिप्रिसिएट कर रहा है, सॉरी पॉन्ड आपका डिप्रिसिएट कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू आईएनआर की बात कर रहे हैं, करेक्ट ना। क्रॉस करेंसी बनाएंगे तो क्या आ सकता है, ये भी आ सकता है, यूरो टू डॉलर, यूरो टू पॉन्ड, सॉरी डॉलर बार बार बोल रहा हूं, यूरो टू पॉन्ड। तो आपने कहा कि पॉन्ड यूरो एप्रिसिएट करता है तो पॉन्ड डिप्रिसिएट करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट ना। अब देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या पूछ रहे हैं। पहला है आईएनआर एप्रिसिएटिंग अगेंस्ट यूरो, तो कैसे होगा, यदि यूरो एप्रिसिएट कर रहा है तो आईएनआर डिप्रिसिएट कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन आपके। यूरो एप्रिसिएटिंग अगेंस्ट पॉन्ड, यूरो एप्रिसिएटिंग अगेंस्ट पॉन्ड, ये तो बिल्कुल सही हो गया, यहीं पे पकड़ लिया आपने। यूरो एप्रिसिएट कर रहा है और पॉन्ड डिप्रिसिएट कर रहा है, कॉमन करेंसी दोनों जगह आईएनआर है, वो कट जाते हैं, तो आपका ये जवाब बी पे यहाँ पे खत्म हो जाता है, करेक्ट ना। लेकिन आप एग्जामिनेशन में ये गलती नहीं करेंगे, बाद बाकी जवाब को ही पढ़िएगा। जैसे यूरो डिप्रिसिएटिंग अगेंस्ट पॉन्ड, तो आप बोलेंगे यूरो डिप्रिसिएटिंग अगेंस्ट पॉन्ड कैसे होगा, यूरो तो आप लॉन्ग कर रहे हैं तो डिप्रिसिएशन का मामला ही नहीं बनता था। आईएनआर डिप्रिसिएटिंग अगेंस्ट जीबीपी, कैसी बात करते हैं, जब जीबीपी को आपने शॉर्ट किया हुआ है तो आईएनआर तो एप्रिसिएट कर रही है, तो ये भी नहीं बनता है। तो आपको चारों क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ध्यान रखिए, क्यों, क्रॉस चेक हो जाती है, सुविधा हो जाती है, इससे आपको फायदा होगा, करेक्ट ना। तो इसके आंसर आपके बी हो गए। तो आपने कुछ भी खास नहीं किया है, सवाल ऐसे 4 5 6 आएंगे आपको, उसमें कुछ दिखना नहीं है, बस इतना दिखना है, पहले बेस करेंसी पकड़िए, बेस करेंसी का दाम बढ़ता है, एप्रिसिएट हो गया, लॉन्ग कीजिए, अपने आप बाद बाकी चीज जो आपके बेस करेंसी कोड करेंसी में है वो अपने आप शॉर्ट हो जाती है, करेक्ट ना। आइए कुछ सवाल और करते हैं, तो आपको मैं सवाल लेके जाता हूं अगले 2-3 सवालों पे। आइए, तो ये सवाल आप देख करके बना देंगे, है ना। 2 सवाल करता हूं यहाँ पे। एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एग्जीक्यूट्स ए स्ट्रेटजी बाय बाइंग डॉलर आईएनआर फ्यूचर एंड सेलिंग पॉन्ड आईएनआर। जैसे मैंने सवाल ये किया ना, आपने कहा डॉलर को आप बाई कर रहे हो भाई साहब और पॉन्ड को बेच रहे हैं, करेक्ट ना। इस सवाल को मैं यदि लेके जाऊं यहाँ से और वहाँ पे बनाऊं, दिखा करके कैसे बनाना है, थोड़ा मार्किंग करना सीखिएगा। मार्किंग करना शुरू में जरूरी है, बाद में तो फिर आप इसके एक्सपर्ट हो गए तो फिर आप बिना मार्किंग किए हुए दिमाग में विजुलाइज कर लेंगे इसको, करेक्ट। बट शुरुआत के समय में यदि आप इसको सीख रहे हैं हमसे, तो हम आपको बोलेंगे मार्किंग करना सीखिए। तो आपने कहा ठीक है, मार्किंग करना भी आसान ही है। आपने कहा कि आप बाई कर रहे हैं तो डॉलर को आपने लॉन्ग कर दिया, और देखिए सेल कर रहे हैं तो पॉन्ड को आपने शॉर्ट कर दिया, ये ध्यान रखने की बात है। तो कौन सा इसमें से एक्सपेक्टेशन ट्रेडर का लगता है, ये देखते हैं। तो पॉन्ड एप्रिसिएटिंग टू डॉलर, भाई पॉन्ड तो आप बेच रहे हैं तो पॉन्ड कहां से एप्रिसिएट कर रही है, तो इसको आपने काट दिया। डॉलर टू एप्रिसिएट अगेंस्ट पॉन्ड, ये तो सही लग रहा है, डॉलर एप्रिसिएट तो कर रही है और अगेंस्ट पॉन्ड, क्योंकि आईएनआर दोनों जगह कॉमन है, इसलिए आपका ये जवाब तो अभी ही आपको जवाब दे दिया। आगे पढ़ते हैं फिर भी देखने के लिए। आईएनआर टू डिप्रिसिएट अगेंस्ट पॉन्ड, क्या बात करते हैं, जब पॉन्ड आपने सेल किया तो आईएनआर एप्रिसिएट करवा दिया, तो ये भी आपका आईएनआर तो एप्रिसिएट कर गई थी आपकी, तो ये भी सवाल सही नहीं हुए। और आईएनआर टू एप्रिसिएट, भाई आईएनआर यहाँ डिप्रिसिएट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर, नहीं डॉलर एप्रिसिएट कर रहा है। तो ये जब आपने मार्किंग करना शुरू कर देते हैं तो ये बड़े आसान लगते हैं, तो ये भी नहीं हुआ। आंसर आपका क्या हो गया, बी, करेक्ट ना। तो क्या बढ़ता है क्या घटता है, एक बार उसको पकड़ में आ जाएगी तो चीज हो जाएगी। एक सवाल इसको बनाइए, इस सवाल में एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पॉन्ड टू आईएनआर। यदि आपको सवाल पहले बनानी है तो पॉज बटन दबा करके रोक लीजिए, यहाँ पे पहले बनाइए आप,
फिर आप पॉज को ओपन करके सुनिए कि क्या जो हम बोल रहे हैं वो ऐसा आपका लॉजिक है कि नहीं है। यदि लॉजिक ऐसा है तो एकदम सही दिशा में आप जा रहे हैं। आपने कहा एक ट्रेडर ने पौंड आईएनआर को अगले 1 महीने तक 80 रुपये पे स्टेबल कर दिया। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि जो पौंड है और जो रुपी है अगले 1 मंथ तक, ये कौन सा है 1 मंथ, आज से लेकर के अगले 1 महीने तक, वो स्पॉट की बात कर रहे हैं, अगले 1 मंथ तक स्पॉट 80 रुपीज रहेगा। चलिए अच्छी बात है। सवाल को आगे पढ़ते हैं। तो आपने कहा 1 मंथ जो प्रीमियम है वो फ्यूचर की बात करने लग गया है। 1 मंथ प्रीमियम क्या बोलता है, वो इतना पे है, ये है आपका फ्यूचर का प्राइस अभी जो है ये। अब एक कॉमन चीज है जो हम हमेशा लोगों से पूछते हैं कि फ्यूचर का प्राइस 80-50, इसका मतलब क्या हुआ आपके लिए? इसका मतलब ये हुआ कि सेटलमेंट डे के दिन आपकी कैश प्राइस यहां चली जाएगी। यस, ये इसका मतलब ये है। जब आप बोलते हैं कि फ्यूचर 80 रुपये 50 पैसा है तो ये बताता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बताता है कि जो आज कैश का प्राइस है, जो आज स्पॉट का प्राइस है, वो सेटलमेंट डे के दिन यहां पहुंच जाएगी। मतलब रास्ता क्या होना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था। हम बोलते हैं था, है ना, ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि आपने कहा कि साहब हम कैश को बढ़ने नहीं देंगे, कैश हमारा यहीं पे रह गया। भाई यदि कैश यहां पे रह गया तब फ्यूचर को चल करके यहां पे आने पड़ेगी, क्योंकि सेटलमेंट डे के दिन दोनों प्राइस को कन्वर्ज करना होता है। यहां पे कन्वर्ज कीजिए, यहां पे कन्वर्ज कीजिए। ऑर्डिनरी सिचुएशन में हमारा यह मानना होता है कि फ्यूचर प्राइस इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ कैश ऑन द डे ऑफ सेटलमेंट। जो फ्यूचर प्राइस हम बोलते हैं ना, वो अनुमानित प्राइस क्या है उस कैश का, अनुमानित अप्रोक्सीमेटली यही वो प्राइस है जहां पे कि कैश को सेटलमेंट डे के दिन पहुंचना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि साहब कैश तो मूव करेगी नहीं, ये सवाल बना दिया आपने, तो हमने भी मान लिया आपकी बात। तो फ्यूचर को लौट के आना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर क्या होगा? डिक्लाइन करेगा, फ्यूचर आपका घटेगा। बस बात खत्म हो गया। शॉर्ट कीजिए फ्यूचर को और 50 पैसे कमाइए, बात खत्म हो गए। तो आपने कहा 3 मंथ्स तो खैर कहीं से आता नहीं है सवाल में, तो ये काम खत्म हो गए। तो आपने बाय करनी है नहीं, फ्यूचर को आपने सेल करनी है, 50 पैसे मिलेंगे। यहाँ पे आपने सेल किया है ना, और यहाँ पे आप बाय करते हैं। क्यों? आपने तो दोनों लेग पूरा करना ही है, तो यहां सेल किया, यहां बाय किया, तो 50 पैसे के फायदे हो गए। तो आंसर आपका हो गया डी, है ना। यहां पे आपने जो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी थी, वो आइडेंटिफाई करनी थी किस चीज के ऊपर में? वो स्पॉट वर्सेस फ्यूचर के ऊपर में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर भी आपको यहां से मालूम चला होगा, करेक्ट ना। तो ऐसे सवाल आपको डायरेक्शन पे, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको वहां पे मिलेंगे, उसको आप कीजिएगा तो आपको पकड़ में आएंगे। ये 2 कोट का डायरेक्शन का सवाल है, इसको भी हम किसी और प्रोग्राम में देखेंगे। इसके आज इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल आपको मैं दिखाता हूँ। ये सब सारे सवाल बनाने हैं आपको, ये सारे सवाल आपको मिलेंगे वहाँ पे। मॉक टेस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ मिलेंगे आपको। ये सब सारे डायरेक्शन के सवाल हैं, इसको छोड़िए, करेक्ट ना। आइए, एक सवाल ये है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको हमें जरूर जानना चाहिए। ये सवाल कैसे ऑपरेट करता है, करेक्ट। इंटरेस्ट रेट के पेरिटी के रूल के ऊपर में लागू होती है। बहुत पॉपुलर सवाल है और इकोनॉमिक्स के जो विद्यार्थी होते हैं वो इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आपको भी एक्सप्लेन करना अच्छे तरीके से, क्योंकि क्लाइंट आपसे पूछते हैं कभी कभी, तो आपको कॉन्फिडेंस होनी चाहिए इसके बारे में बात करने के लिए, बताने के लिए। या क्या बोलता है, देखिए फिशर साहब ने 2 रूल दिए थे, है ना। डोमेस्टिक लॉ ऑफ पेरिटी हो गया, इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ, और इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट पेरिटी की बात कर रहा हूँ। तो उतना थ्योरी हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं इस क्लास में, किसी और क्लास में इसके ऊपर ले जाएंगे तो चर्चा होगी। यहाँ सिंपल आप कैसे इस सवाल को बनाना है, बस इसको समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका में कितना है, हमने कहा जी 4% है, तो आपने लिखा यूएस में इंटरेस्ट रेट 4% है। अच्छा, और फिर आपने कहा कि यूके में कितना इंटरेस्ट रेट है, आपने कहा जी यूके में इंटरेस्ट रेट 1% है। तो इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? एक सिंपल इकोनॉमिक्स का 2-4 सांकेतिक पंक्तियां हैं, उसको आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए। इंटरेस्ट रेट क्या होती है भाई? इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट ए रिपेरेशन अगेंस्ट प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन। आपको ये कंपनसेट करता है इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन फिर क्या हो गया? डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ ए करेंसी। इन्फ्लेशन क्या है? डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ ए करेंसी। मतलब समझिए कि आपके इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। ये बात अभी बेसिक इकोनॉमिक्स की कर रहा हूं। बाजार में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा है, बाजार में इंटरेस्ट रेट कम है मतलब इन्फ्लेशन कम है, वाइस वर्सा।
दोनों चीज़ एक जैसे ही ले सकते हैं। तो आप ऐसे बोलेंगे भाई ऐसा क्यों करते हैं, तो हमने कहा एक सेंटेंस आपको ना कि इंटरेस्ट रेट जो है इन्फ्लेशन से जो आपके रुपये की परचेजिंग पावर में गिरावट हो रही है, आप बोलेंगे करेंसी बोलेंगे, रुपया नहीं बोलेंगे, करेंसी की परचेजिंग पावर में गिरावट हो रही है, उसको कंपनसेट करने का एक सिस्टम है। तो आप कहे कि साहब यदि 4% इंटरेस्ट रेट अमेरिका में है तो इसका मतलब 4% अमेरिका में इन्फ्लेशन होनी चाहिए, मान लेते हैं। अब ये ऐसा नहीं होता है, इसकी संभावना भी हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। वो थियरी का वो पोर्शन है जिस पे सवाल नहीं आते हैं, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का दरकार नहीं है। आपने कहा कि साहब यदि इंडिया में इंटरेस्ट रेट 4% है, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 4% है, तो 4% इन्फ्लेशन होनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज ए कंपनसेशन अगेंस्ट प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन। तो आपने कहा फिर इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? अभी हमने बताया था आपको, इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि जो डॉलर अमेरिकन करेंसी है वो 4% से डिप्रिसिएट करेगी। क्यों भाई? आपने तो खुद कहा कि इन्फ्लेशन जो है डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, पैसे के वैल्यू में अवमूल्यन, पैसे की वैल्यू घटती है, डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी हो गया, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। राइज इन प्राइस जो है ना वो बहुत बच्चे वाला कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन इज ए राइज इन प्राइस, ये बच्चे वाला कॉन्सेप्ट, इसको छोड़ दीजिए। आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, फिनांस समझते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि साहब इन्फ्लेशन का मतलब हुआ डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मनी का वैल्यू घट गया 4% से। तो अब बोलते हैं साहब यदि अमेरिका में 4% घटा तो यूके में तो 1% घटा, बस। अब देखिए डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव टर्म की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यूके में 1% घटता है, अमेरिका में 4% घटता है, तो अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में यूके में 3% डिफरेंशियल एप्रिसिएशन हो गया। जो आपका पौंड है वो 3% से एप्रिसिएट करता है विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर। क्लीन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। तो आपका पौंड 3% से अप्रिसिएट कर रहा है और डॉलर आपका विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर। तो आइए देखते हैं कोट कैसा मिला है। तो कोट में तो पौंड आपका बेस प्राइस ही है, तो अच्छी बात हो गई, और बेस आपका 3% से अप्रिसिएट करना है, तो बेस 3% से अप्रिसिएट करनी है। तो रेट क्या दिया आपने? पौंड टू डॉलर का रेट दिया 1.65, बस इसको 3% से अप्रिसिएट करवा दीजिए, बात खत्म हो गया। तो 1.65 का 3% निकालते हैं और उसको इसमें ऐड करते हैं, तो 1.69 के आसपास का जवाब आपको आएगा। बना के देखिए, इसको बन जाएगा आपका। 3% से अप्रिसिएट क्यों करवाया आपने? ये डिफरेंशियल तौर पे बात कर रहे हैं बिटवीन डॉलर एंड यूके इकोनॉमी, बिटवीन डॉलर एंड पौंड इकोनॉमी। डॉलर इज डिप्रिसिएटिंग मोर बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट एंड हाई इन्फ्लेशन, पौंड इज डिप्रिसिएटिंग लेस बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट एंड नो इन्फ्लेशन। इसलिए डिफरेंशियल तौर पे यूके जो है सो, उनके पौंड जो है सो 3% से अप्रिसिएट कर गए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे नहीं बता रहा हूं, इसको आप बनाएंगे दूसरे सवाल में, बस ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए यूके 2% से डिप्रिसिएट कर रही है और रुपया जो है भारत का वो 10% से डिप्रिसिएट कर रहा है। कोट जो मैंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है पौंड और डॉलर और आयनर का। तो डॉलर का हिसाब से तो डॉलर आपकी 8% से डिफरेंशियल एप्रिसिएट करनी चाहिए। हाँ, एप्रिसिएट करनी चाहिए, ये ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो गया ना, तो ये डॉलर जो है सो 8% एप्रिसिएट करनी चाहिए। तो आपका स्पॉट का रेट 44 रुपीज़ है। आगे पढ़ेंगे पूरा सवाल, ध्यान रखिएगा, गलती बहुत लोग करते हैं इस तरह की। तो आगे 6 मंथ का पूछ रहे हैं, मतलब 8% का नहीं, इसको आधा कर दिया, 4% के बारे में पूछ रहे हैं। तो 44 का 4% ही निकालिएगा और 45.66 ये आंसर आपको आ जाएंगे। अपन के हो गए, काम खत्म हो गए, छोटा सा चीज़ था नहीं। तो एक टाइप ऑफ सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे आपको जरूर सवाल मिलते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बारे में और चर्चा कभी आगे होगी। ये थ्योरी के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरे क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे, या फिर आप मॉक टेस्ट को लेंगे तो वहाँ पे आप इसके बारे में चर्चा करें। तो ये एक सवाल और देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपको लगेंगे, तो इसको मैं वहाँ ले जाता हूँ, आपको समझाने में हमको सुविधा होगी। इस सवाल को समझना है, और हेजिंग की शुरुआत इस सवाल से होती है। हेजिंग का मतलब क्या है ये आपको पता है। हेजिंग का मतलब क्या है? लॉस नहीं चाहिए। हेजिंग का मतलब लॉस नहीं चाहिए। हेजिंग का मतलब गेन से नहीं होता है। हेजिंग आप गेन के लिए नहीं करते हैं, हेजिंग लॉस नहीं चाहिए इसके लिए करते हैं। और यदि मैं आपसे सिंपल पूछूं कि हेजिंग आपने इक्विटी डेरिवेटिव में जब हम लोग क्लासेस कर रहे थे तो हेजिंग कैसे करते हैं? आपने कहा, बोले लॉस क्या करना चाहते हैं हेजिंग? हमने कहा जी मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए के शेयर पड़े हुए हैं, आईटीसी के शेयर पड़े हुए हैं। अब आईटीसी के शेयर 1 लाख के पड़े हुए हैं, तो रिस्क क्या है? बाजार के गिरने का।
रिस्क क्या है? बाजार के गिरने का। जैसे ही मैंने कहा रिस्क है बाजार के गिरने का, तो आपका तो कॉल और पुट और फ्यूचर एंड फॉरवर्ड का तो कॉन्सेप्ट क्लीन हो चुका है। पहले एक क्लास में यदि दिक्कत होती है तो पहले इक्विटी सीखिए, फिर करेंसी में आएंगे इस सवाल के लिए। तो आपने कहा नहीं नहीं वो तो पहले से मालूम है। हमने कहा यदि बाजार में आपको लगता है आईटीसी का दाम 400 से गिरने वाला है, ओ माय गॉड क्या करेंगे? हम बोलेंगे हेज करेंगे, है ना। तो हेज करना चाहते हैं तो हेज करने का मतलब क्या हो गया? या तो एक तरीका तो है कि आप आईटीसी को ही सेल कर दीजिए, इसी को सेल कर दीजिए। दूसरा है फ्यूचर को सेल कर दीजिए, आपको पूरा पता है ना। आपने और बोला फॉरवर्ड में सेल कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं, या पुट को बाय कर लीजिए, ये भी तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका। इसको क्या बोलते हैं याद कीजिए, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। आपने ऑप्शन स्ट्रेटजी में पढ़ा था अंडरलाइन एसेट क्लास हो और व्यू बाजार में प्राइस के गिरने का हो, तो प्राइस के गिरने से जो एसेट का लॉस होता है उसको दूर करने के लिए आप पुट बाई करते हैं। प्रीमियम दे दिया, हाँ पुट बाई करेंगे तो प्रीमियम दे करके पुट बाई कर लिया, बाजार गिरती है कोई दिक्कत की बात नहीं, केवल प्रीमियम चला जाएगा आपका, प्रीमियम रिकवर नहीं होती है लेकिन बाद बाकी लॉस रिकवर हो जाते हैं। आपने कहा पुट बाय कर लेंगे। एक और तरीका है उसमें हेजिंग नहीं होती है, पार्शियल थोड़ा सा हेजिंग हो सकता है, उसको बोलते हैं कॉल सेल करना। ये हेजिंग का तरीका नहीं है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा हुई तो ये सपोर्ट नहीं करेंगे, ये तो थोड़ा सा आपको प्रीमियम देता है, तो थोड़ा सा हेजिंग, हल्का सा वोलेटिलिटी, बहुत ही बारीक वोलेटिलिटी हो तो छोटा सा वोलेटिलिटी हो तो फिर ये भी कभी कभी काम आ सकता है। तो ये आपको पता है हेजिंग करने का तरीका। आपने कहा कि साहब यदि हमारे पास में 1 लाख रुपया का कैश पड़ा हुआ, तो यहाँ तो एसेट था ना आपके पास, तो हमने कहा यदि आपके पास कैश पड़ा हुआ है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाजार बढ़ती है तो या तो आप स्टॉक बाय कर लीजिए, यदि वो बाय नहीं कर पाए तो फ्यूचर को बाय कर लीजिए, वो नहीं कर पाए तो फॉरवर्ड में बाय कर लीजिए, वो नहीं कर पाए तो कॉल को बाय कर लीजिए, वो नहीं कर पाए तो थोड़ा सा आमदनी जरूर होगा, पुट को सेल करके थोड़ा सा आमदनी होगा, लेकिन ये हेजिंग नहीं है। तो हेजिंग करने के तरीके आपने इक्विटी में सीखे थे, देखे थे। अभी हम आते हैं हेजिंग को करेंसी के टर्म में एक्सप्लेन करने के लिए। ये मैंने आपको बैकग्राउंड क्यों दिया? क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं और इस बैकग्राउंड को आपने इक्विटी में सीखा हुआ है तो रिविजन भी आपकी हो गई। आइए सवाल पढ़ते हैं। आपने कहा कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उसको एक्सपोर्ट रेवेन्यू मिलती है जेपीवाई में। देखिए एक कंपनी है, लेट अस से कंपनी, कोई भी कंपनी, इन्फोसिस एक कंपनी, अब इसने जापान में सॉफ्टवेयर बेचा तो सॉफ्टवेयर चला गया। अब यहां से आपको येन मिल रहा है तो क्या तुरंत मिल जाएगा? नहीं साहब, आपने आज प्राइस का कोट बनाया, आज इनवॉइस दिया। आज तारीख कितनी है? आज तारीख है आपकी 6 नवंबर। तो 6 नवंबर को आपने इनवॉइस रेज किया जापान में, तो वहां से पैसे जापान से आएंगे 6 दिसंबर को आपके पास में। अब ये समस्या हो गई आपकी। आपका डर क्या है? आपने जब इनवॉइस दिया था तब का रेट यहां पे टिकेगा नहीं, ये तो प्राइस गिरने का डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है। यदि प्राइस गिरने का डर लग रहा है, किस चीज का? येन का प्राइस घटेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप 6 दिसंबर को येन लेके बैंक में जाते हैं, तब बैंक में जाते हैं तो जो प्राइस होंगे आपको बैंक को प्राइस देगा, उस वक्त जो प्राइस होगा वो आपको मिलेगा, और आपका डर है कि कहीं प्राइस घट नहीं जाए तो आपको नुकसान हो गया। तो आपने क्या करनी है? वही हेज करना है। हेज करना है मतलब कि आपकी जो अंडरलाइन है उसको हेज कीजिए। तो एक सेंटेंस याद रखिएगा, द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ हेजिंग इज व्हाट यू वांट टू डू टुमारो, डू इट नाउ। अभी कर लीजिए। आपने कल क्या करना था? भाई हमने तो कल जाकर के बाजार में येन को बैंक में बेचनी थी, तो आज ही बेच लीजिए ना। तो आज कैसे बेचेंगे? येन तो है नहीं। आज येन होता तो समस्या ही नहीं थी। तो आपने कहा हम आज का येन बेचने के लिए फ्यूचर मार्केट का उपाय करेंगे। सवाल को पूरा पढ़िए, मैंने कॉन्सेप्ट दिया पहले, इस रेफरेंस में सवाल पढ़िएगा तो पकड़ में आपको आ जाएगी। आपने कहा मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको एक्सपोर्ट जापानीज येन में मिलती है, उसमें से एक पार्ट वो इंपोर्ट करने के लिए डॉलर को यूज करता है, मतलब डॉलर खरीदता है और बैलेंस को आईएनआर में कन्वर्ट करता है। तो देखिए ये आदमी ने दूसरा काम करना है कि इंपोर्ट के लिए डॉलर खरीदता है। जैसे ही मैं बोलूँ खरीदता है इंपोर्ट करने के लिए, तो एक डर आपके मन में आनी चाहिए, एक बात आनी चाहिए। थियरी में आपने ये पढ़ा था मेरे साथ, उस पे था इंपोर्टर का डर क्या है? प्राइस का दाम, अंडरलाइन का दाम बढ़ना। एक्सपोर्टर का डर क्या है? अंडरलाइन करेंसी का दाम घटना। दोनों बात को याद रखिएगा, एक्सपोर्टर का डर क्या है और इंपोर्टर का डर क्या है। दोनों के डर अलग अलग हैं। जो एक्सपोर्टर है वो प्राइस के घटने से डरता है, अंडरलाइन करेंसी के प्राइस के बारे में बोल रहा हूं, और इंपोर्टर है उस करेंसी के प्राइस के बढ़ने, उसके रेट के बढ़ने से, बिकॉज ही हैज टू पे मोर।
उसको 1 महीने के बाद में जब पेमेंट करनी होगी तो प्राइस के दाम बढ़ जाने से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि फिर करना क्या है वो बताइए। बस सिंपल सेंटेंस, रिस्क जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो हेज कर लीजिए। हेज करने का मतलब क्या हुआ, जो कल करना है आज कर लीजिए। कल क्या करना था आपको, फ्यूचर में बात कर रहा हूं, कल क्या करना था, तो आपने येन को बेचना था, तो येन को आप सेल कर दीजिए फ्यूचर में आज ही, या डॉलर को लॉन्ग कर दीजिए फ्यूचर में आज ही। हेजिंग हो गई। कैसे हुई आगे की क्लास में बताऊंगा। तो आप यहां पे देखते हैं पहले कि क्या ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये डॉलर में पूछ रहा है, भाई डॉलर में पूछ रहा है तो रिस्क क्या है, डॉलर का एप्रिसिएशन। रिस्क क्या है, इंपोर्टर का पूछ रहे हैं तो रिस्क क्या है, डॉलर का एप्रिसिएशन। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और आपका एप्रिसिएशन यदि रिस्क है, ये रिस्क है, ये रिस्क है, तो स्ट्रेटजी क्या हुई आपकी। तो आपने कहा स्ट्रेटजी हो गया लॉन्ग कर लो डॉलर को, तो लॉन्ग यहां तो शॉर्ट किया, लॉन्ग कर लो डॉलर को, तो आपकी आंसर हो गई ये। नहीं तो आपने क्या किया, आंसर आपका बी। कैसे किया आपने, आपको 2-3 पंक्तियां याद रखनी है। एक्सपोर्टर कौन होता है, जो करेंसी को पाएगा, दाम घटने का डर है। इंपोर्टर कौन है, जो करेंसी खरीदेगा बाजार से, किसी को पेमेंट करनी है तो दाम बढ़ने का डर है। जिसको करेंसी बेचनी है उसको दाम के गिरने का डर है, एक्सपोर्टर वो है। जिसको करेंसी खरीदनी है वो इंपोर्टर है, उसको दाम के बढ़ने का डर है। बस यहाँ के बाद हेजिंग का पुराना प्रिंसिपल इक्विटी में देखिएगा, आपको पकड़ में आ जाएगी। तो आपने कहा दाम घटने का डर है तो फ्यूचर को शॉर्ट कर देंगे, आपकी हेजिंग कंप्लीट हो गई। अच्छा, दाम के बढ़ने का डर है, इंपोर्टर की बात कर रहा हूं, दाम के बढ़ने का डर है तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर को लॉन्ग कर देंगे, प्राइस आपका हेजिंग कंप्लीट हो गया। तो एक्सपोर्टर कैसे हेज करता है, शॉर्ट करके। इंपोर्टर कैसे हेज करता है, लॉन्ग करके। बात खत्म हो गया। अंडरलाइन करेंसी की बात करते हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आइए एक सवाल और बनाते हैं और उसको आपने है ना दोबारा बनाना है। उसको 2-3 बार सुनने के बाद में जो बाद बाकी सवाल इस तरह के हैं मॉक टेस्ट के, वहाँ पे इसको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ये सवाल आपको 2-3 प्रिंसिपल को मिल के बनते हैं। इस सवाल को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप जब सुनेंगे उसके बाद आप पॉज बटन दबा करके पहले सवाल को खुद बनाइए और तब फिर हमारे जवाब को सुनिएगा। ये सॉफ्टवेयर कंपनी, वो इन्फोसिस कंपनी का कहानी तो यहाँ पे शुरू हुआ है ना। सॉफ्टवेयर कंपनी इज अर्निंग एक्सपोर्ट रेवेन्यू इन डॉलर। अच्छा, इनको डॉलर मिलने वाली है। हैज टू मेक लाइसेंसिंग फी पेमेंट इन यूरो। ओके, तो इनको यूरो में पेमेंट करना है, मतलब डॉलर को बेचना है और यूरो को खरीदना है। आपके दिमाग में आना चाहिए, ओके ये आदमी डॉलर को बेचेगा और यूरो को खरीदेगा। पकड़ में आ रही मेरी बात। तो आपने कहा कंसर्न क्या हो सकता है कंपनी का, तो आपने कहा कंसर्न तो ये है, यूरो डॉलर के बारे में पूछ रहे हैं कंसर्न। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन डॉलर को लेकर के है, तो क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं डॉलर में, तो डॉलर में एक्सपोर्ट करेंसी है। डॉलर क्या है आपका, एक्सपोर्टिंग करेंसी है। ये देखिए डॉलर जो है आपकी एक्सपोर्टिंग करेंसी है। ये घटे तो यही रिस्क है, तो फिर इसको सेल कर दीजिए ना। और यूरो जो हो गया वो आपका इंपोर्टिंग करेंसी है, ये बढ़े तो ये रिस्क हो गया, तो इसको बाई कर लीजिए। जो कल करना है आज कर लीजिए, फ्यूचर में करेंगे, स्पॉट में नहीं करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। व्हाट यू इंटेंड टू डू टुमारो, डू इट नाउ। द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ हेजिंग इज वेरी सिंपल, है ना, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। तो आपने कहा ठीक है डॉलर को सेल करेंगे, तो रिस्क क्या है, तो डॉलर का डिप्रिसिएशन, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये और ये में, और आपको सेल करनी है डॉलर को, तो $100 ऊपर में लिखा हुआ है ना, बस बन गया आंसर, ये हो गया। आप पूछेंगे एक एग्जाम्पल बना के दिखाइए ये कैसे घटता है। देखिए मान लीजिए आज तारीख कितना है, 6 नवंबर, और आज डॉलर का दाम कितना है, 85 रुपीज। आज दाम है, आपने इस रुपये इनवॉइस कर दिया, किसको किया, अमेरिका में कर दिया। पैसा आपको कब आती है, ओ माय गॉड, पैसा दिसंबर को आती है, और तब आपका डर है कि शायद बैंक का रेट हो जाए 80, शायद, ये बात आइडेंटिफाई करने की बात है, 80 हो जाए। अब आपने क्या किया, आपने कहा सर हमने तो हेजिंग कर ली। कैसे हेजिंग कर लिया, देखिए आपने हेजिंग किया इसको सेल करके, फ्यूचर को सेल करके। आज आपने इसको सेल कर दिया, अब आप आराम से बैठे हैं। क्यों, जब दिसंबर का समय आएगा और बैंक में दाम 80 रुपये होंगे, आपने बैंक में $1 दिया तो बैंक आपको वास्तव में 80 रुपया ही देगा। ये बात तो सही है आपकी, 80 देंगे, लेकिन यहां पे आपने सेल किया हुआ है, तो उसको जब आप कवर करने गए, लॉन्ग करने गए, तब दाम कितना हो गया, 80। देखिए आपको 5 रुपये का फायदा हो गया, तो 5 रुपये का फायदा हो गया, 80 रुपया ये हो गया, दोनों मिला के 85 रुपया हो गया। तो आपका जो दाम था 85 रुपीज का,
6 नवंबर को वो आपको मिल गए। करेक्ट ना? तो एक सवाल मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ आपको कि साहब इसको पुट से बाई करते, पुट बाई करके हेजिंग करते तो क्या फायदा होता, नुकसान होता? पुट बाई करके हेजिंग करते तो अपसाइड गेन मिलता जो फ्यूचर में नहीं मिलती है, लेकिन पुट बाई करते तो प्रीमियम रिकवर नहीं होता है। इस 2 सेंटेंस जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, इसके लिए आप इक्विटी डेरिवेटिव में जाइए और देखिए कि क्यों फ्यूचर से यदि आप हेजिंग करते हैं तो अपसाइड भी कैप हो जाता है, अपसाइड भी नहीं मिलेगा और डाउनसाइड भी कैप हो गया, वो भी आप लूज नहीं करते हैं। लेकिन यही यदि आप पुट से करते हैं तो आपका जो प्रीमियम है वो रिकवर नहीं होते हैं। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और सवाल लेते हैं आज के लिए, और इसके बाद बाकी जो सवाल ये सब देख रहे हैं ये सब आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे, इसको वहाँ बनाएंगे तो आपको सुविधा हो जाएगी, इसको बनाइएगा आप। करेक्ट। तो आइए एक सवाल और देखते हैं इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा अलग होकर के, यानी ये सब सवाल किसी और दिन करने हैं हमने। तो आइए एक सवाल देखते हैं हम लोग जो थोड़ा इससे है ना आसान सा ही हो और हल्का ही हो। एक ऑप्शन का सवाल देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल ऑप्शन के मिलते हैं यहाँ पे। और एक सवाल, चूंकि आपकी इक्विटी डेरिवेटिव्स पढ़ा हुआ है तो आपके ऑप्शन पूरे क्लियर होंगे, और ऑप्शन पूरे क्लियर होंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए ये सवाल देखते हैं हम लोग। इस सवाल नंबर 1 की बात करता हूँ। ये सवाल बनाते हैं एक, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ये आपने इक्विटी में बनाए थे। अभी इसी सवाल को, जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट था, उसी को हमने करेंसी के अंडरलाइन से बदल दिया है। तो अब ये सवाल करेंसी के बन गए, करेंसी के ऑप्शन के सवाल बन गए, है ना। इस सवाल मैं बनाता हूँ आपको, और इससे जुड़ी हुई तमाम सवाल जो हैं वो फिर आपको बनाने हैं। करेक्ट ना? तो देखिए, सबसे पहले आप जाइए यहाँ पे। आपने कहा कि साहब ये सवाल क्या कहता है, हमने कहा कि 1 दिसंबर 2010 को डॉलर INR का स्पॉट रेट कितना है, 45। ठीक है। ए ट्रेडर बाय ए जनवरी 2011 एक्सपायरी पुट ऑप्शन एट ए स्ट्राइक ऑफ 45.50। तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं है, आपने पुट बाई किया है। पुट बाई करना मतलब क्या हुआ, मंदी खेलना है ना, पुट स्ट्राइक ऐसे लिखते हैं ना। पुट बाई किया आपने, मंदी खेला, किस स्ट्राइक पे, 45 रुपीज़ 50 पैसा पे। तो कुछ खरीदेंगे तो देना पड़ेगा ना, सब्जी खरीदते हैं तो देना पड़ता है प्रीमियम। तो दिया आपने 0.55, साइन दीजिए माइनस, क्यों, पैसा निकल रहा है। ये बेसिक रूल को यदि आपने फॉलो किया तो एक भी सवाल गलत नहीं होंगे आपके, है ना। आपने पुट बाई किया तो प्रीमियम दीजिए, और मंदी खेल रहे हैं, है ना, यू आर बियरिश इन द मार्केट। तो ये बाजार में हमने एरो लगाया मंदी का। फिर आपने कहा कि यू सेल ए कॉल ऑप्शन। देखिए, कॉल ऑप्शन भी सेल करते हैं तो फिर आप मंदी खेलते हैं। आप जब कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो फिर आप मंदी खेलते हैं। तो आपने 45 रुपये पे जाके थोड़ा सा नीचे गए, नीचे जाकर के आपने एक कॉल ऑप्शन, थोड़ा नीचे गए, है ना, 45-50 का इस स्ट्राइक के नीचे चले गए, और यहाँ पे जाकर के आपने कॉल को सेल किया हुआ है। फिर आप मंदी खेल रहे हैं, लेकिन अब की बार सेल किए हैं तो प्रीमियम मिलेगी आपको। हाँ मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी। 0.71 पैसा आपको मिल गया प्रीमियम। ध्यान रखिएगा इस चीज का, अब की बार भी, है ना। अब देखिए, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, जवाब आखिरी में दूंगा। आपके पास एसेट है, हाँ है। आपके पास पुट बाई किया, हाँ है। और आपने कॉल भी सेल किया, कॉल सेल किया, पुट बाई किया और एसेट है। तो ये एक अपने आप में एक ऑप्शन स्ट्रेटजी होती है जिसकी पढ़ाई की गई है। आखिरी में बताऊंगा आपको कि ये ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या है, आप हमें बताइएगा। करेक्ट। तो ये क्या है, खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा कि आरबीआई का रेफरेंस प्राइस सेटलमेंट के लिए कितना हुआ, 44.75। बस अब काम करना शुरू करना है, अपने दिमाग को लगाना है। आपने कहा कि साहब पुट में क्या बन रहा है, कैश फ्लो। तो पुट में कैश फ्लो जो बन रहा है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वही कैश फ्लो है, वही सेटलमेंट अमाउंट है। करेक्ट ना। तो आपने कहा हमने तो पुट बाई किया था मंदी खेलने के लिए, और मंदी हुई, हाँ बिल्कुल हुई। तो मोटे तौर पे 50 पैसा और 25 पैसा, 75 पैसे का आपको फायदा हो गया। बहुत अच्छी बात है। पुट में आप 75 पैसे के फायदे में है। क्यों भाई, अपने मंदी खेला और मंदी हो गई तो आपको उतने फायदे मिलेंगे। लेकिन जब कॉल सेल करते हैं और मंदी होगी और मंदी हो भी गई तो मिलना क्या है, प्रीमियम भी तो मिलना था। कॉल सेल में और पुट सेल में आपको जो मिलना है, लिमिटेड गेन मिलनी है और प्रीमियम मिलनी है। उसके बाद तो यदि आपका डायरेक्शन गलत हो गया तो अनलिमिटेड लॉस होता है। तो खैर यहाँ पे वो दिक्कत नहीं हुई, आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है। आप कॉल सेल किए हैं, आप बियरिश हैं, और बियरिश तो हैं ही आप। ये देख रही है ना, 25 पैसे से गिरा ही है तो अच्छी बात है। तो कुछ मिलना नहीं है आपका, आपको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो ये ऐसा ही रह गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया आपके, ये 50 है ना, 20 पैसा, 0 पॉइंट है ना, ये 0.91 हो गया इसके आंसर। सॉल्व करके देखिएगा तो ये आंसर आपका बी हो गया। तो आंसर आपका बी हो गया।
ऐसे तमाम सवाल आपको मिलेंगे, है ना, ऑप्शन है। तो इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है, याद कीजिए, इसको बोलते हैं कॉलर, है ना, इसको बोलते हैं कॉलर। तो ये कॉलर के सवाल हो गए, इस पे आपको सवाल अच्छे खासे मिलेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्यों कॉलर बोलते हैं? आपके पास एसेट होनी चाहिए, आपने पुट बाई करनी चाहिए और आपने कॉल सेल करना चाहिए। यदि आपने तीनों काम किया हुआ है तो ये कॉलर का एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे करके ये सवाल बनाएंगे। ऐसे अनेक सवाल आपको हैं, मैं एक बार आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पॉज करके सवालों को देखिए, सवाल को बनाइए, पॉज करके सवाल को देखिए, सवाल को बनाइए, और नहीं तो फिर मॉक टेस्ट में जाकर के वहाँ पे सवाल बने हुए जवाब को देखिएगा तो आपको अभ्यास हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हो गई। इतना करें तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर हम एक और लेसन या 2 लेसन और लेना हो तो फिर हमारे बाद बाकी भी और न्यूमेरिकल्स के सवाल बन जाएंगे, और फिर आखिरी में एक थियरी का क्लास करते हैं और फिर काम खत्म, करेंसी आपकी पूरी हो गई। इतना ही करना है। सो थैंक यू वेरी मच। You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.